मुख्यमंत्री ने समारोह आयोजित करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सचिवालय में मंत्रियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए शहीदों के बलिदान को याद कर इस अवसर पर मनाएं। राव ने कलेक्टरों को पिछले 9 वर्षों में अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट जारी करने की निर्देश दिया। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया। उन्होंने इस अवसर पर कलेक्टरों को हाल ही में कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और अगले 2 महीनों में समय सीमा को पूरा करने का निर्देश दिया। इसमें 24 से 30 जून तक 2835 गांवों और ठंडा में 1,50,224 जनजातीय लाभार्थियों को 4,01,405 एकड़ पोड़ो भूमि के पट्टे सौंपना। गृहलक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,000 लाभार्थियों का चयन करते हुए अपने स्वयं के भूखंडों पर घर बनाने के लिए 3 किस्तों में 3 लाख की सहायता देना और दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1,110 लाभार्थियों का चयन करना और उनमें से प्रत्येक को 10 लाख की वित्तीय सहायता देना। उन्होंने जून से भेड़ वितरण योजना की दूसरे चरण के चरणबद्ध कार्यान्वयन का भी आह्वान किया। कृषि विभाग को गर्मियों में होने वाली बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए रबी सीजन को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि फसलों की बुवाई 20 नवंबर तक की जाए ताकि अप्रैल और मई में बेमौसम बारिश से फसलों का बचाने के लिए 31 मार्च तक कटाई समाप्त हो सके। रबी को बुवाई के मौसम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये देखना होगा कि खरीफ को मौसम उसी के अनुसार आगे बढ़े। जब तक खरीफ की फसल अक्टूबर के अंत तक पूरी नहीं हो जाती, हम नवंबर में रबी की बुवाई नहीं कर सकते। खरीफ और रबी दोनों फसलों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में तानाशाही परिवार शासन को अलविदा कहने का समय आसन हो चुका है। परशुराम, जो छावनी कर्मचारी है, ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रशंसकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। असर पर किशन रेड्डी ने कहा कि परशुराम द्वारा केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा देकर खुद को जनसेवा में समर्पित करने के इरादे से राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी का प्रशासन पारदर्शी तरीके से चल रहा है और 9 वर्ष से विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्ट शासन जारी है। इस मौके पर बोलते हुए परशुराम ने कहा कि वह अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने के दृढ़ संकल्प के साथ राजनीति में आए थे। कोरोना के कारण 3 साल से निलंबित निःशुल्क मछली प्रसाद का वितरण 9 जून से पुनः शुरू किया जाएगा। इधर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गुरुवार को संबोधित अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के तत्वावधान में होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बतिना बंधु हर साल मृगशिरा करते के अवसर पर 9 जून को दमे के मरीजों को मछली प्रसाद बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतिना हरिनाथ गौड़ के परिजन 170 साल से मछली का प्रसाद बांट रहे हैं। इसमें खुलासा हुआ कि राज्य बनने के बाद सरकार सीएम केसीआर के आदेश के मुताबिक सभी तरह के इंतजाम करेगी। उन्होंने बताया कि मछली प्रसाद के लिए लाखों लोग न केवल हमारे राज्य से बल्कि अन्य राज्यों और विभिन्न देशों से भी आते हैं। मंत्री ने कहा कि बतिना ब्रदर्स के आवास के प्रसाद को पुलिस सुरक्षा में प्रदर्शनी मैदान तक लाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विकलांगों और छोटे बच्चों के लिए विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मत्स्य विभाग के तत्वावधान में वितरण के लिए आवश्यक फिश फ्राई की आपूर्ति करेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं एम्बुलेंस की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे मछली प्रसाद के लिए अलग अलग राज्यों से 1-2 दिन पहले प्रदर्शनी मैदान पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जयशावाल समाज, अग्रवाल समाज, श्री कृष्ण समिति एवं बद्री विशाल पित्ती जैसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के तत्वावधान में सेवा भाव से उन्हें नाश्ता एवं दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की जा रही है। इस बैठक में बतिना हरिनाथ गौड़ के परिवार के सदस्य विधायक राजा सिंह, एमएलसी रहमतुल्ला बेग, पार्षद शंकर यादव, मत्स्य आयुक्त लच्छीराम बुकैया,
जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार, अंचल आयुक्त रवि किरण, पुलिस, बिजली, चिकित्सा विभाग और अधिकारी शामिल हुए। तेलंगाना एमसेट परिणाम जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने नतीजे जारी किए हैं। इंजीनियरिंग विभाग में 80% और कृषि व फार्म विभाग में 86% उत्तीर्ण हुए हैं। सबिता ने बताया कि जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इंजीनियरिंग विभाग के 1,95,275 लोगों ने परीक्षा लिखी। कृषि एवं चिकित्सा विभाग में 1,06,514 लोगों ने परीक्षा दी। इंजीनियरिंग विभाग में 1,56,879 पास हुए। इनमें से 82% लड़कियां और 79% लड़के पास हुए। एग्रीकल्चर और फार्मेसी सेक्शन में 87% लड़कियां और 84% लड़के पास हुए। सबिता ने बताया कि जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि वादे के मुताबिक सोनिया गांधी ने अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना की है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने पीपल्स मार्च पदयात्रा के तहत महबूबनगर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि सुखविंदर सुखुद थे। उन्होंने आलोचना की कि शहीदों के बलिदान के परिणाम स्वरूप तेलंगाना का गठन हुआ, जबकि राज्य में एक परिवार का शासन जारी है। संघर्ष के लिए 1500 लोगों ने बलिदान दिया। दर 70 साल तक आप लड़ाई लड़ते रहे। उस राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय किसी एक को जाता है तो श्रीमती सोनिया गांधी या श्री राहुल गांधी की सोच है। विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार है। राज्य बनाने के लिए हमारे 13 सांसद सदस्य एमपी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मिलते हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी सरकार गई, सत्ता गई, लेकिन तेलंगाना का राज्य को अलग राज्य का दर्जा श्रीमती सोनिया गांधी ने दिलाकर ही दम लिया। आज बेशक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह हमारे सरकारें नहीं है और उस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में हमारा खाता भी नहीं खुल सका। यहां भी हम बहुत कम संख्या में रह गए हैं। अगर हमको सत्ता में ही रहना होता तो हम आंध्र प्रदेश के कभी 2 टुकड़े नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों को तेलंगाना राज्य की माताओं की, बहनों की, युवाओं की आवाज को सुना और एक अलग राज्य 2014 में सत्ता में आया। 9 महीने की सरकार, 9 साल की सरकार यहां बने हुए हो गए हैं और तकरीबन हर कोई आदमी एक सवाल पूछता है जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया। राज्य कांग्रेस ने दिया, सत्ता आपने टीआरएस को थमा दी और 9 साल बाद आज आपको सवाल यह पूछना है कि जिस रोजगार, जिस मांगों को लेकर आपने संघर्ष किया था, आज सरकारी नौकरियों में तेलंगाना के 2000 सैंक्शन पद पड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उन रोजगार जो सरकारी कार्यालय में पड़े हैं उनको भरे नहीं गए हैं। आप रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के आगमन के बावजूद लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने पूछा कि अगर केसीआर 2009 में सांसद के रूप में जीते होते तो वह क्या करते? क्या आपने महबूबनगर से अपना वादा निभाया? उन्होंने इसे भुला दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष कर अलग राज्य बनाने वाले महबूबनगर में फसलें सूखना बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने करीमनगर के लोगों को धोखा दिया और महबूबनगर आ गए। उन्होंने रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं की कोई परवाह नहीं की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के आगमन के बावजूद लोगों के जीवन में
कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने पूछा कि अगर केसीआर 2009 में सांसद के रूप में जीते होते तो वह क्या करते? क्या आपने महबूबनगर से अपना वादा निभाया? उन्होंने इसे भुला दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष कर अलग राज्य बनाने वाले महबूबनगर में फसलें सूखना बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने करीमनगर के लोगों को धोखा दिया और महबूबनगर आ गए। उन्होंने रोजगार के लिए पलायन करने वाले युवाओं की कोई परवाह नहीं की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सीएलपी भट्टी विक्रमार्क द्वारा आदिलाबाद से जदेचरला निर्वाचन क्षेत्र तक 800 किलोमीटर की पीपल्स मार्च पदयात्रा के सफल समापन के बाद गुरुवार को कस्बे में एक भव्य जनसभा आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी महासचिव और जागसेरला निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी, सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, मल्लू रवि और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बैठक में भाग लिया। गुरुवार को राजकीय डिग्री कॉलेज मैदान जडचर्ला में आदिलाबाद से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को जडचर्ला तक 800 किलोमीटर की दूरी पूरी की थी। यहां से सीएलपी नेता नगर कर्नूल नगलगोंडा से गुजरेंगे और अंत में खम्मम जिले में अपनी पदयात्रा समाप्त करने की उम्मीद है। इस अवसर पर बोलते हुए भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने बीआरएस पार्टी के अत्याचारी और क्रूर शासन के तहत कई कठिनाइयों का सामना किया है। बहुतों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत खोई हुई जमीनों का मुआवजा भी नहीं मिला है और उन्हें दबाया और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के पिछले 9 वर्षों के कुशासन के कारण राज्य में हर वर्ग के लोग पीड़ित थे। यह भी पड़े मंत्री निरंजन ने पलामोरू रंगारेड्डी परियोजना की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार उनके संकट। भट्टी ने कहा कि बीआरएस शासन के तहत लोगों ने अपने अधिकार और स्वतंत्रता खो दी है। अगर कोई सरकार से सवाल करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और परेशान किया जाता है। इस सरकार के जाने का समय आ गया है और लोग कांग्रेस के आने और उन्हें बचाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएलपी नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी से सत्ता में आने के बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय मिले और राज्य में सर्वगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो। भट्टी विक्रमार्क सार्वजनिक सभा का आयोजन टीपीसीसी के महासचिव और जडचर्ला के प्रभारी जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने किया था। विशाल होर्डिंग्स के साथ सरकारी डिग्री कॉलेज मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जडचर्ला निर्वाचन क्षेत्र के आसपास के विभिन्न गांवों से कांग्रेस नेताओं ने जनता को इकट्ठा किया और जनसभा को एक शानदार सफलता दिलाई। भाजपा विधायक एम रघुनंदन राव ने गुरुवार को ओआरआर पर टोल संग्रह के लिए 30 साल के अनुबंध वाली कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों पर कंपनी के कार्यों पर सवाल उठाने के लिए एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या करने का आरोप लगाया। रघुनंदन राव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या की सीबीआई जांच इस बात का सबूत है कि आरबी इस पर सवाल उठाने वाले को चुप कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाजपा विधायक ने कहा, हमने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर टोल वसूलने के ठेके की जांच के लिए सीबीआई से संपर्क किया है। यह एक ऐसा कंपनी है जिसे एक बार काली सूची में डाल दिया गया था और हमारा मानना है कि आईआरबी को ठेका देना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का परिणाम है। एचएमडीए द्वारा इस ओआरआर अनुबंधन आवंटित करने के बाद कंपनी सुर्खियों में रही। विपक्षी राजनीतिक दलों ने मंत्रियों के साथ मिलीभगत से वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया और सिंगापुर स्थित एक कंपनी के साथ इसके संबंधों पर सवाल उठाए, जिसमें इसने परियोजना में हिस्सेदारी बेची। रघुनंदन राव, जिसने पहले आईआरबी को अनुबंध मिलने पर आपत्ति जताई थी, ने कहा कि कंपनी सौदा पूरा करने के लिए ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कथित तौर पर विवाद के कारण कोई प्रगति नहीं रही है। उन्होंने अनुबंध रद्द करने की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि आईआरबी की निविदा राशि 7,272 करोड़ से बढ़ाकर 7,380 करोड़ कैसे कर दी गई। इस पर सरकार या MA&UD के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। केटीआर ने एक बार अपने अधिकारियों से कहा था कि जब एक ओआरआर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया कि ओआरबी टोल के लिए मैनुअल रसीदी जारी कर रहा है तो तेजी से प्रतिक्रिया करें और इस तमाशा के लिए जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त करें। यह 16 के लिए टोल रसीद पर एक शिकायत पर था।
उन्होंने कहा यहां राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक नुकसान है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि HMDA सौदे पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने के लिए कंपनी के साथ सांठ-गांठ कर रही है। IRB को इतनी छूट क्यों दी गई? अनुबंध राशि का एक हिस्सा जमा करने वाले अवार्डी के ऐसे सभी अनुबंधों में एक मानक खंड क्यों हटा दिया गया है? निविदाओं के बंद होने और घोषणा के बाद HMDA द्वारा 15 दिनों की चुप्पी के पीछे क्या कारण थे? IRB के दिए जा रहे अनुबंध के बारे में बनाया गया था, उसने पूछा। रघुनंदन राव ने कहा कि 30 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान करने के बजाय सरकार का निगम स्थापित कर सकती थी और 7,380 करोड़ रुपए का ऋण ले सकती थी। उन्होंने कहा इसमें कहा गया है कि यह लोन लेकर गच्चीबौली से हवाई अड्डे तक 6,500 करोड़ रुपए की मेट्रो रेल लाइन का निर्माण करेगी। ORR योजना 1 करोड़ से अधिक का रिटर्न देता है, सरकार आसानी से ऋण प्राप्त कर सकती है। BRS विधायक विवेकानंद ने कहा कि ORR को लेकर रेवंत रेड्डी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और वह केवल मंत्री KTR को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को मूल ORR बोली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि KTR द्वारा 10% धनराशि का भुगतान करने पर जोर देने वाले टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं है। BRS विधायक विवेकानंद ने कहा कि ORR को लेकर रेवंत रेड्डी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और वह केवल मंत्री KTR को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को मूल ORR बोली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि KTR द्वारा 10% धनराशि का भुगतान करने पर जोर देने वाले टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं है। BRS विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और विधायक रघुनंदन राव BRS सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दुय्यबट्टा ने कहा कि वे ORR पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को इसे सबूत के साथ साबित करने की चुनौती दी। BRS विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और विधायक रघुनंदन राव BRS सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दुय्यबट्टा ने कहा कि वे ORR पर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को इसे सबूत के साथ साबित करने की चुनौती दी। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने अभिनेता मादाला रंगाराव को जनचेतना की प्रेरणा बताया। मंडाला रंगाराव एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है जिन्होंने अपनी प्रगतिशील और क्रांतिकारी फिल्मों से लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है। सुंदरैया विज्ञान केंद्र में रेड स्टार मादाला रंगाराव की 75वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय छात्र नाट्य संघ के राष्ट्रीय शिक्षकों कांडीमल्ला प्रताप रेड्डी ने इष्टाध्वज का अनावरण किया। कई लोगों का दावा है कि समाज में जड़ जमाए भ्रष्टाचार, अत्याचार और राजनीतिक दुर्व्यवहारों के बारे में मंडाला रंगाराव की फिल्में आज भी यादगार है। अभिनेता मादाला रवि ने कहा कि उनके पिता मादाला रंगा चाहते थे कि कम्युनिस्ट एकजुट हो। मालूम हो कि नवनिर्मित संसद के उद्घाटन को लेकर गर्मागर्म बहस हो रही है। विपक्षी दल मांग रहे हैं कि संसद को राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि वे भाजपा सरकार के विरोध में उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस संदर्भ में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई ने दिलचस्प टिप्पणी की। वह संसद भवन तेलंगाना सचिवालय के उद्घाटन के सिलसिले में बोल रही थी। तमिलसाई ने कहा कि तेलंगाना सचिवालय भव्य रूप से बनाया गया था, लेकिन उन्हें उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि कम से कम निमंत्रण पत्र तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ही राज्य की सरकार चला रहे हैं, इसलिए सचिवालय का उद्घाटन समारोह उनके हाथों किया गया। नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर वर्तमान में बहस हो रही है। विपक्ष मांग रहे हैं कि इसे राष्ट्रपति के शुरू कराया जाए। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह गैर राजनीतिक लोग होते हैं। उन्होंने दिलचस्प टिप्पणी की। राज्यपाल में मामले में अलग राय क्यों जता रहे हैं। हयातनगर ने बॉस बकेट बिरयानी सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। हयातनगर CI वेंकटेश्वरलू ने फीता काटकर शुरुआत की। CI वेंकटेश्वरलू ने कहा कि बिरयानी सेंटर को विकसित किया जाए। मैनेजर भरत ने बताया कि इस मास बकेट बिरयानी सेंटर में ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की बिरयानी मुहैया कराई जाएगी। हयातनगर ने
बॉस बकेट बिरयानी सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। हयातनगर सीआई वेंकटेश्वरलू ने फीता काटकर शुरुआत की। सीआई वेंकटेश्वरलू ने कहा कि बिरयानी सेंटर को विकसित किया जाए। मैनेजर भरत ने बताया कि इस मास बकेट बिरयानी सेंटर में ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की बिरयानी मुहैया कराई जाएगी। मेडचल जिले के घटकेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। मलकाजगिरी पुलिस और घटकेश्वर एसओटी पुलिस ने पिछले कुछ समय से घरों में चोरी करने वाले गंगाधर नाम के एक चोर को पकड़ा है। मलकाजगिरी एसओटी डीसीपी गिरिधर ने इसका खुलासा किया। इस मामले में आरोपी के पास से 13.5 लाख के 16.5 तोला सोने के गहने और 3.48 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गंगाधर के खिलाफ पूर्व में 42 मामले दर्ज थे। डीसीपी ने बताया कि वह लोहे की रॉड से घर का ताला तोड़कर चोरी कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि वह बचपन से ही घूम कर चोरी करता आ रहा है। इस पर आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। डीसीपी गिरधर ने चोर को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम के साथ बधाई दी।